नमस्कार, स्वागत है आपका R9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में गजब का संग्राम दिख रहा है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती के बयानों ने सियासी संग्राम को नई दिशा दे दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके पारिवारिक अंतर्कलह के कारण बसपा के साथ गठबंधन कर वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। ऐसे में राज्यसभा चुनावों में हम सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराएंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर हमें भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले मायावती खुद भी आंतरिक कलह का शिकार हो रही है, जिससे परेशान मायावती ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें श्रावस्ती के भिनगा से विधायक असलम रायनी, हापुड़ के डोलाना सीट से विधायक असलम अली के साथ विधायक मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह का नाम शामिल है, जिन्हें बगावत के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने बसपा प्रत्याशी समर्थन देने से न सिर्फ पीछे हटे, बल्कि इनमें से कुछ विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है, जिससे नाराज बीएसपी सुप्रीमो ने इन्हें निलंबित करने के साथ ही इनकी विधानसभा से सदस्यता भी समाप्त कर दी है और इनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। हालांकि सियासी हंगामे के बीच अब यूपी में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं राज्यसभा चुनाव का वो सियासी गणित, जिसके बाद अब वोटिंग के बिना ही प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा। यूपी में राज्यसभा चुनाव पर सस्पेंस खत्म। 10 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय। बीजेपी के 8 उम्मीदवार जाएंगे राज्यसभा। सपा बसपा के एक उम्मीदवारों की जीत तय। 11वें उम्मीदवार का पर्चा खारिज। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर जारी सस्पेंस उस समय खत्म हो गया जब एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब 10 सीटों के लिए सिर्फ 10 ही प्रत्याशी बचे हैं। ऐसे में बिना चुनाव के ही राज्यसभा जाने वाले सदस्यों पर अंतिम फैसले का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में दावेदारी के लिए भाजपा की ओर से 8 उम्मीदवारों के नाम आगे किए गए थे, जबकि सपा और बसपा की ओर से एक प्रत्याशी के अलावा एक निर्दलीय के रूप में प्रकाश बजाज ने नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशियों के नामांकन से मतदान की नौबत आन पड़ी थी। इस पूरे मामले को लेकर अगर सियासी गणित के हिसाब से समझे तो भाजपा के 8 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत तय थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे प्रकाश बजाज के कारण बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम की सीट फंसती नजर आ रही थी। इसे ऐसे समझिए कि इधर बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का आवेदन दे दिया, लेकिन मत पत्रों की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव वापस लेने के फैसले को सही नहीं ठहराया। ऐसे में बसपा विधायकों की बगावत के बाद भी बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया। वहीं निर्दलीय मैदान में उतरे सपा समर्थित प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रस्तावकों की लिस्ट में सपा विधायक नवाब जान के स्थान पर नवाब शाह लिख दिया गया था, जबकि असल में इस नाम का कोई विधायक सदन की सूची में मौजूद ही नहीं है। लिहाजा प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों के नाम गलत पाए जाने की स्थिति में उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 11वें उम्मीदवार का पत्ता साफ हो गया है। लिहाजा अब बीजेपी के 8 और सपा बसपा के एक उम्मीदवारों का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि सियासी उठापटक के बाद बीजेपी के 8 उम्मीदवारों के अलावा सपा से राम गोपाल यादव और बसपा के रामजी गौतम का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। रामनगरी में 11 से 13 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला दीपोत्सव वैसे तो चौथा आयोजन है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद ये पहला आयोजन होगा। लिहाजा इससे पहले ही मुकाबले और अधिक भव्य रूप देने की तैयारियां चल रही है। हालांकि कोरोना काल में आयोजित हो रहे दीपोत्सव को लेकर आयोजकों की ओर से काफी सावधानियां बरती जा रही है। आयोजन की जिम्मेदारियां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कर रहा है।
आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके तहत दीपोत्सव की प्रक्रिया को वर्चुअल रखा गया है। आयोजन स्थल पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तय किए गए नियमों के अनुसार घाट पर सिर्फ वॉलंटियर्स, प्रशासन और नगर निगम समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही जा सकेंगे। इन लोगों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एक पास जारी करेगा, जिसके आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा। वहीं वाराणसी के शिवपुर निवासी राकेश नाइक की तलाशी को लेकर गाजीपुर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पुलिस के अनुसार गाजीपुर के सादात क्षेत्र के दिल्ली पराय पट्टी निवासी जिला पंचायत सदस्य मार्कंडे सिंह को बीते 26 अक्टूबर की रात को गोली मार दी गई थी। इस मामले को लेकर राकेश नाइक और 2 अज्ञात के खिलाफ गाजीपुर के सादात थाने में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में राकेश नाइक की तलाश में पुलिस ने छापेमारी करवाई है। हालांकि छापेमारी के दौरान राकेश के घर पर ताला लगा मिला, लिहाजा पुलिस घर पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर वापस लौट गई। बता दें कि चर्चित हस्तियों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर राकेश नाइक अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वहीं अब हत्या के मामले में पुलिस को उनकी तलाश है। वहीं अलीगढ़ परिक्षेत्र के आईजी पीयूष मोडिया अपने मंडल क्षेत्र के जनपद कासगंज पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद भर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी त्योहार और पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चोरी और हत्या के खुलासों को लेकर पुलिस को जल्द निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कासगंज जनपद की पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जोर दिया। आगामी त्योहारों के संबंध में तैयारियां जो हैं उनकी समीक्षा की और अच्छी तैयारियां किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर इस समय दृष्टिगोचर नहीं होती और हमारे सभी अध्यक्ष और पुलिसकर्मी महिला अध्यक्ष ने अच्छा काम किए और वो उसका आउटकम क्या होता है तो आप लोग सभी बताएंगे, पर उसमें हम और क्या क्या व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, इस बात पर हम सभी का विचार होना चाहिए। और आप बताएंगे कि ये में हर रोज़ और ज़्यादा बेहतर और अच्छे होते चले। मेरठ में पटाखों में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि पूरा मामला कस्बा सरदना के मोहल्ला पीरजाद गान का है, जहां एक मकान में दीपावली पर बेचने के लिए लाकर रखे पटाखों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हो गया। बता दें कि हादसे में 2 की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। वहीं विस्फोट में आधा दर्जन मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल दिलारी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कूल परिसर में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है। वही सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाते हुए 4 आरोपियों को उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध तमंचा और तमंचा बनाने का सामान भी बरामद किया है। एक स्कूल प्रांगण में थानाध्यक्ष डिलारी और उनकी टीम द्वारा छापेमारी की गई। स्कूल प्रांगण में अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें बने हुए तमंचे, अर्धनिर्मित तमंचे, तमंचा बनाने की सामग्री और मशीन ये बरामद हुई है। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी। क्या शिकायत की थी तुमने, किससे कहा था? मैंने उनसे वही उन्हें पता लगा ना कि इससे पता लग चुका है, तो उन्होंने कह दिया था हमसे अगर तुमने बताने की कोशिश करी तो ध्यान से मार दी जाएगी। ये धर्मानंद भटनागर है, धर्मानंद भटनागर। वो कौन है? वो इसके प्रबंधक है और सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा था। हाँ, आनंद पब्लिक स्कूल। अच्छा, स्कूल में चल रहा था। कानपुर में युवक की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पूरा मामला सांड थाना क्षेत्र के कोरथा गांव का है, जहां आर्थिक स्थिति से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में थाने से चंद कदम की दूरी पर चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने से जहां आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया, वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां युवक ने अपने पड़ोसियों पर युवक को जान से मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि पूरा मामला बुझही गांव के पास का है, जहां युवक पर उसके पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव के आशीष सिंह का कुछ लोगों से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक पर उसके ही पड़ोसियों ने रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी बाइक सड़क पर पलट गई। बता दें कि जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रूटीन चेकिंग की। वहीं इसी दौरान जीआरपी ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिनके पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तिलक पार ये मेदिनीपुर से गोल्ड ज्वेलरी लेके चले थे, दिल्ली जाना था इनको। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आरपीएफ और जीआरपी की चेकिंग में पकड़े गए। इनके पास कोई पेपर नहीं था। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स DRI की सूचना दी गई है। अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। इस ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया है। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेके जा रहे हैं। इनका कोई अब पुराना इतिहास भी रहा है क्या आप तक? अब तक तो इतिहास के बारे में अभी नहीं जानकारी हुई है। अब आगे और जांच और एजेंसियों द्वारा इसकी की जाएगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RN9 न्यूज के साथ।